अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हम रिस्पायरेटरी सिस्टम स्टार्ट कर चुके थे। रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमने अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ लिया था, हमने स्टार्ट किया था लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम। और लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमने ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री पढ़ लिया था कि ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री के कौन कौन से पार्ट होते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होता है। तो हमने क्या कहा था कि जो लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है उनके तीन पार्ट होते हैं। एक को हम कहते हैं ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री, एक को हम कहते हैं रिस्पायरेटरी यूनिट, एक को हम कहते हैं लंग्स। तो जो ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री था वो हमने डिटेल से पढ़ लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिस्पायरेटरी यूनिट। के जो रिस्पायरेटरी यूनिट होता है उसमें कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होता है। और हमने क्या कहा था कि जो ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री होता है, जो ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री होता है वो स्टार्ट होता है आपके लोअर पार्ट ऑफ लैरिंग्स से और उनके ये सारे पार्ट होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है आपके ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री का दैट इज ट्रेकिया, सेकंड होता है प्राइमरी ब्रोंकाई, थर्ड होता है सेकेंडरी ब्रोंकाई, फोर्थ होता है टर्शरी ब्रोंकाई, फिफ्थ होता है ब्रोंक्यूल्स। और ये जो ब्रोंक्यूल्स तक होता है आपका ट्रेकिया से लेके टर्शरी ब्रोंकाई तक, तो ये कार्टिलेजिनस ट्यूब पे मुश्तमिल होता है। ये मैंने बताया था कि ट्रेकिया से लेके टर्शरी ब्रोंकाई तक सारे के सारे कार्टिलेजिनस ट्यूब होते हैं। जब टर्शरी ब्रोंकाई में जहाँ पे जिस लेवल पे ये सारे कार्टिलेज गायब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू मस्कुलर ट्यूब, तो तब हम उसे क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। अब फिर वो जो ब्रोंक्यूल्स आगे जाके उनकी जो डायमीटर होती है वो छोटी होती जाती है, तो ऑन द बेसिस ऑफ डायमीटर हम उनको फिर दो नाम देते हैं। एक को हम कहते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और एक को हम कहते हैं रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स। तो यहाँ फर्स्ट ट्रेकिया से लेके आपके रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स तक जो ट्यूब्यूलर पोर्शन होता है लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम का, उसे हम कहते हैं ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री कहते हैं। अब इस जो रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स है इसके आगे जो होता है वो होता है सेकंड पार्ट ऑफ लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम का, दैट इज रिस्पायरेटरी यूनिट। और रिस्पायरेटरी यूनिट जो होते हैं वो चार पार्ट पे मुश्तमिल होता है। एक को हम कहते हैं डिस्टल रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स, सेकंड को हम कहते हैं अल्व्यूलर डक्ट, थर्ड को हम कहते हैं अल्व्यूलर सेक, फोर्थ को हम कहते हैं अल्व्यूलाई। तो ये चार पार्ट मिलके आपका जो रिस्पायरेटरी यूनिट है वो बनाता है। अब ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री और रिस्पायरेटरी यूनिट में फ़र्क क्या है लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम का। तो ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री जो होता है ये एक जस्ट पाथवे का काम करता है। ये क्या करता है, ये जस्ट एयर को पिक करता है फ्रॉम अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम और उसे लेके आता है रिस्पायरेटरी यूनिट में। रिस्पायरेटरी यूनिट का काम क्या होता है कि वो एयर को पिक करता है फ्रॉम ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री और यहाँ पे एक्सचेंज कर देता है। ब्लड क्या होता है, यहाँ पे एक्सचेंज होता है। ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री या उससे ऊपर जो रिस्पायरेटरी सिस्टम के पार्ट है वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होती, रिस्पायरेटरी यूनिट में एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टार्ट हो जाता है। दैट्स वाई हम इसे रिस्पायरेटरी यूनिट कहते हैं। और ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री को ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री हम क्यों कहते हैं ये मैं बता चुका हूँ कि इसे हम ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक ट्रेकिया पाया जाता है और बाकी सारे ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स पाए जाते हैं और इसने एक ट्री की स्ट्रक्चर बनाई होती है। पहले ट्रेकिया होता है इस तरह ऊपर, फिर वो डिवाइड हो जाता है, फिर वो फर्दर डिवाइड हो जाते हैं, तो एक ट्री की शक्ल बनाई होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रेकिया एंड ब्रोंकियल सिस्टम पाया जाता है। दैट्स वाई हम इसे क्या कहते हैं, ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री कहते हैं। रिस्पायरेटरी यूनिट को हम रिस्पायरेटरी यूनिट क्यों कहते हैं, क्योंकि जिस चीज़ के लिए रिस्पायरेटरी सिस्टम बना है दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो जाए और हमारी बॉडी को कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाए और ऑक्सीजन हमारी बॉडी को मिल जाए, तो वो काम किसका है, वो काम है रिस्पायरेटरी यूनिट का। दैट्स वाई हम इसे रिस्पायरेटरी यूनिट कहते हैं। अब इस डायग्राम में आप लोग देखें तो ये क्या है, ये अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम है जो कि स्टार्ट होता है फ्रॉम नोज। तो बाहर से क्या होता है, ऑक्सीजन पिक करते हैं, पहले नोज के जरिए आता है नेजल कैविटी में, फिर फेरिंग्स में, फिर नीचे लास्ट पार्ट ऑफ लो अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम में दैट इज लैरिंग्स, तो लैरिंग्स आ जाता है। अब लैरिंग्स से नीचे क्या स्टार्ट हो जाता है, लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम स्टार्ट हो जाता है और लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम का फर्स्ट पार्ट जो होता है दैट इज ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री, वो स्टार्ट हो जाता है। अब वो क्या है, ट्रेकिया, फिर ट्रेकिया ब्रोंकाई में एंड लास्ट पार्ट जो है लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम का दैट इज रिस्पायरेटरी
ब्रोंक्यूल्स, दैट इज रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। अब ट्रेकिया एयर पिक करता है फ्रॉम अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और उसे लेके आता है नीचे कहाँ पे, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स तक। अब यहाँ से लेके अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, नोज से लेके लैरिंक्स तक, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहाँ से लेके यहाँ तक भी जस्ट गैस एक पाथवे के जरिए नीचे आता है, दैट इज अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब फिर लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्रेकिया से लेके रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स तक, ट्रेकिया से लेके रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स तक, ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री में भी जस्ट एक्सचेंज ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होता है। जस्ट एक पाथवे, एयर यहाँ से पिक हुआ और यहाँ तक आ गया, यहाँ पे भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होता। इसके बाद जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है, इसके बाद जो स्टार्ट होता है रेस्पिरेटरी यूनिट, वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता क्यों है ये मैं एक्सप्लेन कर लूँगा आगे जाके। तो यहाँ पे ये जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होते हैं ना, इनके दो पार्ट होते हैं, एक ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है, और एक इससे आगे वाला पार्ट है। अब ये जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है, इसके दो पार्ट है। एक को हम कहते हैं प्रॉक्सिमल रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एक को हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल मीन स्टार्टिंग पॉइंट। तो जो रेस्पिरेटरी यूनिट और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं मजीद जाके। एक को हम कहते हैं ये वाला कौन सा है, प्रॉक्सिमल रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, स्टार्टिंग वाला पॉइंट, और एक होता है अवे जो लेट आता है, जो बाद में आता है, दैट इज ये वाला जो पार्ट है, दैट इज डिस्टल रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, दैट इज डिस्टल रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स जो लेट आता है। तो प्रॉक्सिमल रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स जो होता है, ये ट्रेकियल ब्रोंकियल ट्री का पार्ट है, और जो डिस्टल रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है, ये रेस्पिरेटरी यूनिट का पार्ट है। दैट्स वाई मैंने क्या कहा कि जो रेस्पिरेटरी यूनिट होता है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम डिस्टल रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, और जो ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री होता है वो एंड होता है, वो ख़त्म होता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स पे। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स लेकिन ये प्रॉक्सिमल एंड है, और ये भी है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स लेकिन ये है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल का डिस्टल एंड। ठीक है, तो डिस्टल रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से स्टार्ट हो जाता है रेस्पिरेटरी यूनिट। फिर ये जो डिस्टल रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है, ये आगे जाके डक्ट में डिवाइड हो जाते हैं। किस चीज़ में, डक्ट में डिवाइड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये सारे के सारे डक्ट है, 1 2 3 4, ये सारे डक्ट में डिवाइड हो जाते हैं। अब ये सारे के सारे डक्ट्स कहलाते हैं अल्वियोलर डक्ट। इनको हम क्या कहते हैं, जो इसमें रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स जो है वो डिवाइड हो जाता है, इनको हम कहते हैं अल्वियोलर डक्ट। ठीक है, अब ये जो डक्ट होता है, ये आगे जाके हर एक डक्ट आगे जाके एक बलूनिक स्ट्रक्चर, एक बलूनिक पाउच बनाता है। उस पाउच को हम कहते हैं अल्वियोलर सेक, हम क्या कहते हैं, अल्वियोलर सेक कहते हैं। अब हर एक अल्वियोलर सेक, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक अल्वियोलर सेक बना, यहाँ पे दूसरा अल्वियोलर सेक बना, यहाँ पे तीसरा अल्वियोलर सेक बना, उधर चौथा अल्वियोलर सेक बना। तो हर एक अल्वियोलर सेक के इर्द गिर्द क्लस्टर ऑफ बलून, छोटे छोटे बलून होते हैं। इसके इर्द गिर्द राउंड एंड राउंड, हर एक अल्वियोलर सेक के राउंड एंड राउंड क्लस्टर ऑफ छोटे छोटे बलून होते हैं। उन क्लस्टर ऑफ बलून को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं अल्वियोलाई कहते हैं। तो डिस्टल रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेके अल्वियोलाई तक जितना भी पार्ट होता है, दैट इज रेस्पिरेटरी यूनिट। तो यहाँ पे इस डिस्टल रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेके अल्वियोलाई तक यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। अब यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे सेल पाए जाते हैं जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। इससे ऊपर वो वाले सेल नहीं पाए जाते जिसके ज़रिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो, तो इसीलिए यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे जितने भी अल्वियोलर रेस्पिरेटरी यूनिट के पार्ट हैं, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्यों होते हैं, क्योंकि इनका जो मेम्ब्रेन होता है, इनमें दो किस्म के सेल पाए जाते हैं। इन सेल को हम कहते हैं अल्वियोलर सेल, या फिर हम इन्हें कहते हैं नीमोसाइट। इन्हें हम क्या कहते हैं,
साइट्स कहते हैं। अब ये जो अल्व्यूलर सेल है ये न्यूमोसाइट्स है। अब ये दो किस्म के पाए जाते हैं, एक को हम कहते हैं टाइप 1 अल्व्यूलर सेल, एक को हम कहते हैं टाइप 2 अल्व्यूलर सेल। जो टाइप 1 अल्व्यूलर सेल होता है ये 95% पाए जाते हैं आप लोगों के अल्व्यूलर मेम्ब्रेन में, और ये जो टाइप 2 होते हैं ये ओनली 5% पाए जाते हैं आप लोगों के अल्व्यूलर मेम्ब्रेन में। ये जो 95% सेल होते हैं दैट सेल इज कॉल्ड सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल। ठीक है, इसमें कौन से सेल पाए जाते हैं? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल। और जो टाइप 2 के सेल होते हैं ना, ये इसमें कौन से सेल पाए जाते हैं? इसमें पाए जाते हैं कोलमनर एपिथेलियल सेल, कोलमनर एपिथेलियल सेल पाए जाते हैं। अब ये 95% है, तो इन सेल की वजह से, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल की वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। अब ये सेल ऊपर नहीं पाए जाते, और ये जो टाइप 2 सेल होते हैं 5% कोलमनर एपिथेलियल सेल, इनके जरिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो नहीं होता, लेकिन इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है, ये हेल्प आउट करता है। ये क्या करता है? हेल्प आउट करता है इन सेल को, ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस इंप्रूव हो जाए, ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस इंप्रूव हो जाए। तो इसका एक खास फंक्शन होता है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। अब इस डायग्राम में आप लोग देखें तो यहाँ से ऑक्सीजन पिक हुआ एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन पिक हुआ थ्रू अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। वो ऑक्सीजन गया लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में पिक हुआ थ्रू ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री। उसने इस एयर को लेके गए, ये ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री कहाँ? रेस्पिरेटरी यूनिट में। अब रेस्पिरेटरी यूनिट यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखे तो ये क्या है? वो अल्व्यूलर डक्ट है। ये क्या है? अल्व्यूलर डक्ट है, जो कि ओपन होता है किस चीज़ में? अल्व्यूलर सैक में, अल्व्यूलर सैक में। अब ये जो अल्व्यूलर सैक का इंटीरियर हिस्सा होता है ना, ये इंटीरियर हिस्सा जो अंदर की तरफ ये खाली जो होता है, इसको हम कहते हैं एंट्रम। इसे हम क्या कहते हैं? एंट्रम कहते हैं। अब ये जो एंट्रम होता है, इसके इर्द गिर्द क्या होगा? अल्व्यूलाई होंगे। इसके इर्द गिर्द क्या होंगे? अल्व्यूलाई होंगे, क्लस्टर ऑफ अल्व्यूलाई होंगे। अच्छा, अब अगर ये एक अल्व्यूलाई है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, तो अगर एक है तो उसे हम कहते हैं अल्वियोलस। उसे हम क्या कहते हैं? अल्वियोलस। अगर सारे इकट्ठे हो जाएं तो उसे हम अल्व्यूलाई कहते हैं। तो आप लोग के अल्व्यूलर सैक के इर्द गिर्द सिर्फ एक नहीं होती अल्व्यूलस, सब कलेक्ट क्लस्टर में पाए जाते हैं, दैट्स वाई हम उसे क्या कहते हैं? अल्व्यूलाई कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो रेस्पिरेटरी यूनिट होता है अल्व्यूलाई तक, तो यहाँ पे ये एक मेम्ब्रेन बनाते हैं। इसके क्या होता है? एक मेम्ब्रेन होता है। उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? फॉर एग्जांपल ये सारा का सारा मेम्ब्रेन है, ये सारा का सारा क्या है? मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? अल्व्यूलर मेम्ब्रेन। इसे हम क्या कहते हैं? अल्व्यूलर मेम्ब्रेन कहते हैं। अब मैंने क्या कहा कि इस जो मेम्ब्रेन होता है रेस्पिरेटरी यूनिट का, अल्व्यूलर मेम्ब्रेन, इसमें दो किस्म के सेल पाए जाते हैं। एक वो वाला जो कि 95% ऑफ अल्व्यूलर मेम्ब्रेन बनाता है, और एक वो वाला जो कि ओनली 5% ऑफ अल्व्यूलर मेम्ब्रेन बनाता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये सेल सारे के सारे, ये क्या है? ये सेल है। तो ये सेल क्या है? वो वाले सेल है जिसने 95% हिस्सा बनाया है अल्व्यूलर मेम्ब्रेन का, दैट सेल इज कॉल्ड टाइप 1 अल्व्यूलर सेल, टाइप 1 अल्व्यूलर सेल। अब इन टाइप 1 अल्व्यूलर सेल के जरिए क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। इन टाइप 1 अल्व्यूलर सेल के जरिए क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। अब यहाँ पे बाकी जो 5% है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये सारे 5% वाले सेल है, दैट इज कोलमनर एपिथेलियल सेल, टाइप 2 अल्व्यूलर सेल। अब ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प आउट करते हैं। इसके जरिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता नहीं है, इसके जरिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता नहीं, लेकिन हेल्प आउट ज़रूर करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है इन सेल का। अगर ये ख़राब हो जाए किसी बंदे में तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस ख़राब हो सकती है उस बंदे में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो ठीक तरीके से फिर नहीं होती। तो यहाँ पे क्या होते हैं? अल्व्यूलर मेम्ब्रेन में कुछ सेल पाए जाते हैं टाइप 1, जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। अब एयर आ गया अल्व्यूलर डक्ट में, ऑक्सीजन एंटर हुआ कहाँ पे? एंट्रम में। यहाँ पे ऑक्सीजन कलेक्ट हुआ अल्व्यूलाई के एंट्रम में। अब यहाँ पे ऑक्सीजन मौजूद है एबंडेंट अमाउंट में, तो ये क्या होगा? डिफ्यूज होगा। कहाँ पे जाएगा? ब्लड में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? ब्लड में जाएगा। अब इस अल्व्यूलर मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द राउंड एंड राउंड ब्लड वेसल पाए जाते हैं। ब्लड वेसल मीन कैपिलरी वेसल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है? ये सारे के सारे क्या है? बाहर। इसके इर्द गिर्द क्या होता है? ब्लड वेसल होता है, कैपिलरी वेसल होता है। अब यहाँ पे ये वेसल है, इसके अंदर क्या है? ये ब्लड है, ये ब्लड सर्कुलेट करता है।
ये ब्लड सर्कुलेट करता है। अब उधर से जो ब्लड आता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ज़्यादा होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन आता है तो ऑक्सीजन क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो यहाँ से ऑक्सीजन ड्रॉप आउट होता है, डिफ्यूज़ होता है इनटू ब्लड, ठीक है। और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आता है, इंटर होता है इनटू अल्विलर एंट्रम। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है जो कि ऊपर नहीं होता, इसीलिए हम इसे कहते हैं रेस्पिरेटरी यूनिट, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी यूनिट। अब ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो अल्विलर मेम्ब्रेन है इनमें ये टाइप 1 के सेल पाए जाते हैं जो कि ऊपर नहीं पाए जाते, इसीलिए यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट ये है कि ये क्या है, अल्विलर मेम्ब्रेन है। ये क्या है, अल्विलर मेम्ब्रेन है। और इसका जो ये जो बाहर वाला है वेसल, दैट इज कैपिलरी मेम्ब्रेन, दैट इज कैपिलरी मेम्ब्रेन। अब अगर इन दोनों मेम्ब्रेन में से कोई भी मेम्ब्रेन खराब हो जाए, चाहे वो अल्विलर मेम्ब्रेन हो चाहे वो कैपिलरी मेम्ब्रेन हो, अगर ये मेम्ब्रेन खराब हो जाए, ये मैं हटा दूँ किसी बंदे में, ये वेसल में क्या कर दूँ, यहाँ से हटा दूँ, तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे ड्रॉप आउट होगा नहीं, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इन होगा नहीं। तो जब ये मेम्ब्रेन नहीं होगा तो भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस इफेक्ट हो गई, मतलब रिस्पायरेशन नहीं होगी। और अगर ये मेम्ब्रेन ख़राब हो जाए, अल्विलर मेम्ब्रेन, तो भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होगी, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ख़राब हो जाएगी। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए इन दोनों मेम्ब्रेन का होना ज़रूरी है। तो इसीलिए इन दोनों मेम्ब्रेन को कलेक्टिवली हम कहते हैं रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। इन दोनों को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कहते हैं। तो रिस्पायरेशन के लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए इन दोनों मेम्ब्रेन का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल 95% वाला हो गया जिसके ज़रिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। जो 5% होता है जिसमें कोलमनर सेल पाए जाते हैं, उनका क्या काम होता है, ये फ्लूइड सिक्रीट करता है, अल्विलर फ्लूइड सिक्रीट करता है। सेकंड, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस सिक्रीट करता है, दैट इज सरफेक्टेंट, दैट इज सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट एक ऐसा केमिकल कंपाउंड होता है, एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो कि आपके इस रिस्पायरेशन को इम्प्रूव करता है। अगर किसी बंदे में ये 5% वाले सेल ख़राब है ना, तो बंदा गया, क्योंकि उनका जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ना वो ठीक तरीके से फिर नहीं होगा। तो ये जो 5% वाले सेल है, आल्दो इसने अल्विलर मेम्ब्रेन का एक छोटा हिस्सा बनाया है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये क्या करता है, सरफेक्टेंट रिलीज करता है जो कि इम्प्रूव करता है आपके एक्सचेंज ऑफ गैसेस को। बाकी इस सरफेक्टेंट का कैसे इम्प्रूव करता है, इसका क्या और फंक्शन हो, ये हम डिटेल से पढ़ेंगे सरफेक्टेंट में। होपफुली अब यहाँ तक इस सरफेक्टेंट की समझ आ गई होगी। तो ये था आपका रिस्पायरेटरी यूनिट, कि रिस्पायरेटरी यूनिट के कौन कौन से पार्ट होते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होता है। होपफुली इस लेक्चर से आप लोगों को काफ़ी समझ आ गई होगी रिस्पायरेटरी सिस्टम की। जो लास्ट पार्ट है लंग्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे इंशाल्लाह। होपफुली इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर इस लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।